हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख सकते हैं, आज की जो क्लास होने वाली है ये है फार्म पावर एंड मशीनरी। ये तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर, इंटोमोलॉजी और वीड साइंस की 100+ एमसीक्यू क्लास जो कि हमारे चैनल में अपलोड है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ये जो क्लास है ये एग्रीकल्चर से जुड़े सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके आईपीएस एएफओ का प्री होने वाला है अभी, उसके लिए, और सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको लगता है कि फार्म पावर एंड मशीनरी जो है ये अलाइड सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्रीकल्चर के अलाइड सब्जेक्ट है, चाहे फार्म पावर एंड मशीनरी, ये जो आज हम लोग करने वाले हैं, सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट है इसका इंपॉर्टेंट काफी होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। अच्छे खासे नंबर में यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस क्लास को अच्छे तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ऑप्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पहला स्लाइड में देख सकते हैं, फार्म पावर मशीनरी टारगेट एग्रीकल्चर एग्जाम क्या है, आईपीएस एएफओ 2026, एफसीआई नाबार्ड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खास करके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुगर केन सुपरवाइजर, यूके ट्रिपल एससी डबल एओ, एमपीआरएयू, अदर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम। ठीक है, ये सारे एग्जाम को ये टारगेट करेगा, ये जो क्लास होने वाला है। और इससे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी की क्लास अपलोड है, वीड साइंस की क्लास अपलोड है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, वो चैनल में विजिट कीजिएगा और क्लास को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, CIAE, इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया इन इंडिया। आईसीआर जो है, केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान, CIAE, भारत में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे CIAE की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1976। ठीक है, 15 फरवरी 1976 को इसका स्थापना हुआ था। कहां पर हुआ था? तो भोपाल में। भोपाल कहाँ है? एमपी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इस संस्थान में काम क्या होता है? तो एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है, फार्म पावर प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सबसे जुड़ा यहाँ पर शोध होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, इस चीज को भी याद रखेंगे, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लुधियाना की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर सीफेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? आईसीआर का हेडक्वार्टर है, आईसीआर का हेडक्वार्टर है, IARI है। कोयम्बतूर तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोयम्बतूर तमिलनाडु। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीफेट, इज सिचुएटेड एट भोपाल मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब, जोधपुर राजस्थान, रांची झारखंड। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये लुधियाना पंजाब में है। सीफेट की बात करेंगे तो ये लुधियाना पंजाब में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, 1989 में। भोपाल की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कजरी देखने को मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रांची झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नीसा है, आईसीआर नीसा। क्या होता है इसका फुल फॉर्म नीसा का? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बुधनी मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, विश्वनाथ चरियाली असम। तो ये कहां पे लोकेटेड है? तो बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की, तो ये बुधनी में है, बुधनी मध्य प्रदेश में।
और अगर नॉर्दर्न रीजन में बात करेंगे फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर है, तो ये हिसार में है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में। और साउदर्न रीजन की बात करेंगे तो साउदर्न वाला है आपका अनंतपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो ये कहां पर है, असम में। ठीक है, विश्वनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फेमस टेक्स्ट बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हु इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल रेफरेंस बुक फॉर फार्म पावर एंड मशीनरी इज रिटन बाय। कृषि अभियांत्रिकी की सबसे प्रसिद्ध मानक पुस्तक एलिमेंट्री ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर जगदेश्वर सहाय, इंजीनियर संजय कुमार, टीपी ओझा एंड एएम मिजेल, एससी जैन एंड राय। तो किनके द्वारा ये बुक लिखा गया था, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर जगदीश्वर सहाय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर टीपी ओझा एंड एएम मिचेल के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। और जो ऑप्शन नंबर डी है एससी जैन एंड राय, इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर बाय एमएस इकर ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड। भारत में ट्रैक्टर का व्यावसायिक निर्माण जो है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले किस वर्ष एमएस इकर ट्रैक्टर द्वारा शुरू किया गया था? 1947, 1951, 1961, 1971। तो भारत में सबसे पहले स्वदेशी ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ये 1959 60 में जो है इकर के द्वारा तैयार किया गया था। जो एमएस इकर ट्रैक्टर है इसके द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन जो व्यावसायिक निर्माण है, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है, वो यहाँ पर कब देखने को मिला था, तो 1961 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फरीदाबाद में हरियाणा में इसका प्लांट शुरू हुआ। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में इसका प्लांट लगा। और इसके बाद से ही फिर टेफ, महिंद्रा, स्कॉट, ये सब जो कंपनियां हैं इनके द्वारा फिर ट्रैक्टर का निर्माण शुरू हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे, पावर टिलर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर। भारत में पहली बार पावर टिलर किस वर्ष प्रस्तुत पेश इंट्रोड्यूस किया गया था? 1950, 1963, 1975, 1985। तो पावर टिलर की बात करेंगे या फिर इसको ट्रैक्टर वॉकिंग ट्रैक्टर, टू व्हील ट्रैक्टर ये बोला जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ था व्यापक रूप से, तो जापान में। सबसे पहले व्यापक उपयोग जो है वो जापान में हुआ था। और फिर इसके बाद भारत में जो छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स है उनके लिए यहाँ पे धान में पडलिंग के लिए पावर टिलर का उपयोग जो है 1963 में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल एंड एनिमेट सोर्स ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। भारत में कृषि शक्ति फार्म पावर का एक पारंपरिक और सजीव एनिमेट स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन, ट्रैक्टर पावर, ह्यूमन पावर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आपको आंसर का पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनिमेट स्रोत बोलेगा, सजीव की बात करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारंपरिक और सजीव की बात करेंगे तो ह्यूमन पावर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पे अगर इन एनिमेट पूछे तो क्या बताओगे इसका सही आंसर? फिर ट्रैक्टर आएगा, इंजन आएगा, मोटर्स आएगा, ये सब जो है इन एनिमेट में आएगा। ठीक है, और एनिमेट की बात करेंगे तो ह्यूमन पावर हो गया और एनिमल्स हो गया, ड्राउट एनिमल्स।
नेक्स्ट यहाँ पे ऑन एवरेज व्हाट इज द कंटिन्यूअस पावर आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी इंडियन एग्रीकल्चरल वर्कर। औसतन एक स्वस्थ भारतीय कृषि मजदूर लगातार कार्य करने पर कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। 0.01 एचपी, जिसको किलोवाट में कितना बोलेंगे, 0.0075 किलोवाट। 1.00 एचपी, 0.50 एचपी, 0.10 एचपी। एचपी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हॉर्स पावर। केडब्ल्यू का किलोवाट, केजी वाट, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे एक औसतन एक स्वस्थ भारतीय कृषि मजदूर कितना यहाँ पर काम कर सकता है, तो 0.10 एचपी, ठीक है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 0.10 एचपी। किलोवाट में क्या होगा, 0.075। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज पावर डेवलप्ड बाय अ पेयर ऑफ अ मीडियम साइज इंडियन ड्राफ्ट बुलक्स। मध्यम आकार के भारतीय ड्राफ्ट बैलों की एक जोड़ी पेयर ऑफ बुलक्स द्वारा औसतन कितना शक्ति उत्पन्न किया जाता है। 0.1 एचपी, 0.5 एचपी, 1.0 एचपी, 2.0 एचपी। कितना यहाँ पर, वन पेयर ऑफ बुलक, यहाँ पे कितना कह रहा है, पेयर ऑफ बुलक। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। तो बैलों की यहाँ पे सामान्य जोड़ी की बात करेंगे, पेयर ऑफ बुलक की बात करेंगे, तो इनके द्वारा जो हॉर्स पावर जनरेट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1.0 एचपी। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सिंगल बुलक की बात करेंगे तो सिंगल बुलक्स की बात करेंगे तो इसके द्वारा 0.5 एचपी, ठीक है। और यहाँ पर क्या याद रखना है, तो ह्यूमन पावर के द्वारा कितना होता है, ह्यूमन पावर की बात करेंगे तो 0.1 एचपी, ठीक है। कितना होता है ये, 74.6 वाट। और इसी को अगर किलो वाट में बोले तो कितना हो जाएगा फिर, 0.075 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द नॉर्मल ड्राफ्ट पुल्ड बाय अ ड्रॉट एनिमल इज जनरली इक्विवेलेंट टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स बॉडी वेट। एक ड्राफ्ट पशु द्वारा सामान्यतः खींचा जाने वाला जो ड्राफ्ट है, खिंचाव बल उसके शरीर के वजन का कितना भाग होता है। 1/20, 1/10, 1/3, 1/2, कितना भाग होता है। तो इनके बॉडी वजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये 1/10 होता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारतीय कृषि बैलों के खिंचाव की बात करेंगे तो उनका जो शरीर का वजन होता है उसका लगभग 10 से 15%, कितना, 10 से 15%, 1/10 पार्ट, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं, किसी बुलक का अगर वजन कितना है, वेट की बात करेंगे तो 400 केजी है, तो कितना ड्राफ्ट देगा ये, तो ये 40 केजी, 10%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द टिपिकल पावर कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड पावर टिलर यूज्ड इन इंडियन फार्मिंग। भारतीय कृषि में प्रयुक्त एक मानक पावर टिलर जो है की शक्ति क्षमता सामान्यतः कितनी होती है। 2 to 4 हॉर्स पावर, 8 to 12 हॉर्स पावर, 25 से 35 हॉर्स पावर, 45 से 55 हॉर्स पावर। कितना होता है यहाँ पर पावर टिलर का शक्ति। पावर टिलर की बात करेंगे, टू व्हीलर वॉकिंग ट्रैक्टर की बात करेंगे तो इसके द्वारा आमतौर पर 8 से 12, 8 to 12 हॉर्स पावर जो है टिपिकल पावर कैपेसिटी है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और 2 से 4 हॉर्स पावर किसका होता है, तो ये वीडर का होता है, पावर वीडर का। और 25 से 35 या फिर 45 से 55 की बात करेंगे तो ये फिर 4 व्हीलर जो ट्रैक्टर होता है उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच सोर्स ऑफ फार्म पावर हैज सीन द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि में फार्म पावर के किस स्रोत में सबसे तेज वृद्धि और सर्वाधिक योगदान देखा गया है। ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, ट्रैक्टर एंड मैकेनिकल पावर, विंड पावर। क्या होगा इसका सही आंसर। तो जब से इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, तब से यहाँ पे जो ट्रैक्टर है और मैकेनिकल पावर है, इन जैसे स्रोतों का यहाँ पे सर्वाधिक योगदान देखने को मिला है, किसमें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्टर एंड मैकेनिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ टिपिकल डीजल इंजन यूज्ड इन ट्रैक्टर रेंजेस बिटवीन। ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो डीजल इंजन का तापीय क्षमता, थर्मल तापीय दक्षता, थर्मल इफिशियंसी किसके बीच होता है। 10% से 15%, 25% से 32%,
32% से 38%, 50% से 60%। कितना होता है यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन का ट्रैक्टर में? तो यहाँ पे डीजल इंजन की बात करेंगे तो इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो ये ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 14:1 से लेके 22:1। ठीक है, ये इसका कंप्रेशन रेशियो होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो थर्मल एफिशिएंसी देखने को मिलता है ये भी ज्यादा देखने को मिलता है। कितना होता है थर्मल एफिशिएंसी? तो 32 से लेके 38%। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वही अगर पेट्रोल इंजन की बात करता है तो पेट्रोल इंजन में कितना होता है? तो 25 से 32%। ये किसका है? पेट्रोल इंजन का। पेट्रोल इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी होता है वो 25 से 32 होता है। ठीक है, इन दोनों को याद करेंगे, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट एनिमल्स इंजन एफिशिएंसी इक्विवेलेंट? कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जो ड्राफ्ट पशुओं की तापीय शारीरिक दक्षता जो है लगभग कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है 9 से 10%। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फार्म पावर एबिलिटी पर हेक्टेयर ग्रेटर देन 6 किलोवाट पर हेक्टेयर? भारत में कृषि राज्य में प्रति हेक्टेयर कृषि शक्ति उपलब्धता फार्म पावर एबिलिटी की बात करेंगे तो सर्वाधिक 6 से ज्यादा कहां पे है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब जो है यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो कृषि शक्ति उपलब्धता है फार्म पावर एबिलिटी है ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, इन सब का यहाँ पर घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन वन मैकेनिकल हॉर्स पावर एचपी एंड वाट्स? एक यांत्रिक हॉर्स पावर, मैकेनिकल हॉर्स पावर और वाट के बीच क्या संबंध होता है? 1 HP इक्वल टू 500 वाट, 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट, 1 HP इक्वल टू 746 वाट और 1 HP इक्वल टू 1000 वाट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा 1 HP इक्वल टू 1 HP की बात करेंगे, 1 हॉर्स पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना वाट होता है? तो 746, 746 वाट। और अगर इसको किलोवाट में लिखना हो, किलोवाट में लिखना हो तो कितना होगा? 0.746 किलो वाट। और 1 मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो कितना होगा फिर? 735.5 वाट। ठीक है, अगर इसको किलोवाट में लिखना रहे तो कितना हो जाएगा? 0.7355 किलो वाट। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मेट्रिक एचपी और 1 HP। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर आर वाइडली यूज्ड ऑन फार्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस? खेतों पर इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग किस प्रमुख लाभ के कारण व्यापक रूप से किया जाता है? लो मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी, एबिलिटी टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हाई मोबिलिटी इन रिमोट फील्ड्स, यूजेस डीजल फ्यूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों में अब इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग हो रहा है तो क्या यहाँ से बेनिफिट मिलता है जिसके कारण इसका जो यूज है वो व्यापक रूप में हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का अगर वाइडली यूज हो रहा है तो इसका मेन रीजन है लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हाई है। कितना होता है? तो 80 से 90% होता है। ठीक है, साइलेंट होता है। और क्या खासियत है? मेंटेनेंस इसका लो है, लो मेंटेनेंस। तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पावर जनरेटेड बाय अ सोलर पीवी मॉड्यूल पर स्क्वायर मीटर अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन? मानक परीक्षण स्थितियों में प्रति वर्ग मीटर पीवी जो सोलर पीवी है मॉड्यूल द्वारा लगभग कितनी शक्ति उत्पन्न होती है? 10 से 20 वाट, 150 से 200 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट, 5000 वाट। कितना होता है पीवी मॉड्यूल से पर स्क्वायर मीटर में? तो यहां पर सोलर पैनल की बात करेंगे, सोलर पैनल तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है?
एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 15 से 20%, जो कि 1000 वाट प्रति मीटर स्क्वायर जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश, इससे यहाँ पर 150 से 200 वाट जो है प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर शक्ति उत्पन्न कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म्स मेनली कंटेन्स विच कंबस्टेबल गैस। खेतों द्वारा उत्पादित बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी ज्वलनशील कंबस्टेबल गैस होती है? ऑक्सीजन, मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन। तो कौन सा यहाँ पर बायोगैस होता है जो कि खेतों से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस की बात करेंगे, यहाँ पर बायोगैस की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलता है 55% से 75%, 70% क्या देखने को मिलेगा? मीथेन, मीथेन गैस CH4। ठीक है, और यहाँ पर 30 से 45% कौन सा गैस? CO2। इसमें जलने वाली कौन है? जलने वाली की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मीथेन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज वॉकिंग स्पीड ऑफ ड्राफ्ट बुलक्स ड्यूरिंग प्लाविंग ऑपरेशन। जुताई के कार्यों के दौरान ड्राफ्ट बैलों की औसत चलने की गति जो है, वॉकिंग स्पीड है, कितनी होती है? 1 से लेके 1.5 किलोमीटर पर आवर, 3 से लेके 4 किलोमीटर पर आवर, 7 से 8 किलोमीटर पर आवर, 10 से 12 किलोमीटर पर आवर। तो जहाँ पे बुलक होते हैं उसकी औसत जो चाल होती है, वॉकिंग स्पीड, कब? टिलेज ऑपरेशन में, प्लाविंग जब करते हैं तब, तो कितना होता है? तो औसत अगर एवरेज बात करेंगे तो यहाँ पे 3 से 4, इसका जो सही आंसर है 3 से 4 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर अगर प्लाविंग, अगर डीप प्लाविंग हो रहा है, अगर डीप प्लाविंग किया जा रहा है तो फिर ये थोड़ा सा रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 2.5 से 3 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच एजेंसी टेस्ट एंड इशू ऑफिशियल सर्टिफिकेशन फॉर ट्रैक्टर इन इंडिया। भारत में ट्रैक्टरों का जो आधिकारिक परीक्षण एवं प्रमाण है, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, कौन सा संस्थान करता है? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बुधनी MP में है, IARI न्यू दिल्ली, NDRI करनाल, खजरी जोधपुर। कौन देता है ये सर्टिफिकेशन? तो ये जो सर्टिफिकेशन है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये कहां पर है? ये बुधनी में है। बुधनी कहाँ है? MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। NDRI करनाल की बात करेंगे तो ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कजरी की बात करेंगे तो ये जोधपुर में है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड विंड मिल यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर एट लो विंड स्पीड। कम हवा की गति पर पानी पंप करने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो मानक पवन चक्की है, विंड मिल है, की दक्षता लगभग कितनी होती है? 10 से 20%, 30 से 40%, 60 से 70%, 80 से 90%। कितना होता है? क्वेश्चन को यहाँ पर सही ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले उसको समझेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, तो पवन चक्की की बात करेंगे, विंड मिल्स की बात करेंगे तो इनका जो अधिकतम क्षमता होता है उसको क्या बोलते हैं? बेड्ज लिमिट। बेड्ज लिमिट ये कितना होता है? बेड लिमिट की बात करेंगे तो 59.3%। लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि जल के लिए, जल पंपिंग के लिए यहाँ पर पवन चक्कियों की जो इफिशियंसी है वो कितना होना चाहिए? तो 30 से 40% होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे इन इंडिया एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर आर क्लासिफाइड अंडर विच इंजन पावर कैटेगरी फॉर मेजर फार्म ऑपरेशंस। भारत में प्रमुख कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि ट्रैक्टरों को किस इंजन शक्ति श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? बिलो 10 HP, 20 to 50 HP, 100 to 150 HP, above 200 HP। अगर इंडिया में यहाँ पर 80% जो ट्रैक्टर है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये 20 से लेके 50 HP। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 से 50 HP।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर पावर्ड फार्म इक्विपमेंट। सौर ऊर्जा से चलने वाले जो कृषि उपकरण होते हैं, कौन सा घटक सौर ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर थर्मल कलेक्टर, फोटोवोल्टिक पीवी सेल, इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टिक जो पीवी सेल है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सोलर थर्मल कंडक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ ये हीट पैदा करता है। इन्वर्टर की बात करेंगे तो ये क्या करता है? डीसी बिजली को एसी में चेंज करता है, डीसी को एसी में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिक्वायर द हाईएस्ट पावर पर यूनिट एरिया ऑन अ फार्म। निम्नलिखित में से किस कृषि कार्य में प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक शक्ति पावर पर यूनिट एरिया की आवश्यकता होती है? स्प्रेइंग के लिए, प्राइमरी टिलेज के लिए, प्लाविंग के लिए, वीडिंग के लिए, हार्वेस्टिंग विथ सिकल। किस कार्य के लिए यहाँ पर पावर पर यूनिट जो एरिया है वो सबसे ज्यादा लगता है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पावर लगता है पर यूनिट एरिया में फार्म में, वो है प्राइमरी टिलेज। इसका जो सही आंसर है वो है प्लाविंग। टिलेज ऑपरेशन में यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्ति लगता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है वो जितना लैंड होता है वहां पर पूरा टिलेज ऑपरेशन करना होता है, प्राइमरी टिलेज करना होता है। स्प्रेइंग वगैरह तो छोटा पैमाना पे होता है, वीडिंग भी और यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी, लेकिन प्राइमरी टिलेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो इसी में खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ यूजफुल पावर आउटपुट टू टोटल पावर इनपुट ऑफ अ फार्म मशीन इज कॉल्ड। किसी कृषि मशीन की उपयोगी शक्ति निर्गत पावर आउटपुट और कुल शक्ति निवेश पावर इनपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्रेशन रेशियो, पावर एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ड्राफ्ट रेशियो, गियर रेशियो। क्या कहा जाता है यहाँ पर पावर आउटपुट और जो पावर इनपुट होता है इसके अनुपात को? तो ये जो है पावर एफिशिएंसी कहलाता है। पावर एफिशिएंसी या फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर एफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट इंटू 100। ठीक है। कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो, तो ये यहां पर सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के आयतन का रेशियो। ठीक है। ड्राफ्ट रेशियो की बात करेंगे तो ये खिंचाव का। गियर रेशियो की बात करेंगे तो ये गियर के दांतों का जो अनुपात होता है वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ पैरामीटर और स्टैंडर्ड वैल्यू कंसेप्ट, इसको याद करेंगे। ह्यूमन वर्कर पावर की बात करेंगे तो कितना होता है? 0.1 HP, 0.075 किलोवाट। बुलेट पेयर पावर की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 1 HP। बुलॉक्स ड्राफ्ट कैपेसिटी कितना होता है? तो 1/10 बॉडी वेट का। पावर टिलर रेंज कितना होता है? तो 8 से 12 HP। डीजल इंजन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 32 से 38, और यहाँ पर अगर पेट्रोल पूछा जाए पेट्रोल का तो 25 से 32। ठीक है। नेशनल एवरेज फार्म पावर की बात करेंगे तो कितना है? 2.5। ये अब बढ़ गया, ये चेंज हो गया, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। CIAE लोकेशन एंड ईयर की बात करेंगे तो ये भोपाल में है, 1976। ट्रैक्टर टेस्टिंग सेंटर की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये बुधनी में। नेक्स्ट यहाँ पे विच कंपोनेंट इज एन इंटरनल कंबशन IC इंजन कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। आंतरिक दहन IC इंजन में पिस्टन की प्रत्यगामी आगे पीछे की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है कि गति को घूर्णी गति में, रोटरी मोशन में कौन सा घटक बदलता है? कैम शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, कनेक्ट शाफ्ट, फ्लाई व्हील, वॉल्व मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब है कि IC इंजन का कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है किसका? पिस्टन का, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो यहां पर जो पिस्टन है, पहले इसको समझेंगे। पिस्टन की बात करेंगे तो ये इंजन में कैसा गति करता है? ऊपर नीचे। इस गति को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं।
ठीक है। यहां से जो फोर्स उत्पन्न होता है वो कहां पे जाता है, कनेक्टिंग रोड के माध्यम से, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से कहां पहुंचता है, क्रैंकशाफ्ट में, क्रैंकशाफ्ट में पहुंचता है। ठीक है। और ये जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें चेंज करता है, रोटरी मोशन में, वृत्तीय गति में। और इसी में बदलाव आने के कारण जो ट्रैक्टर का पहिया होता है, गाड़ी होता है, वो फिर उसके पहिए घूमने लगते हैं, व्हील्स जो है वो घूर्णन गति करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक शाफ्ट। कैम शाफ्ट की बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो ये वॉल्व को, जो वॉल्वा होता है, इसको बंद करने और खोलने का काम करता है। ठीक है। कनेक्टिंग रोड की बात करेंगे तो ये क्या करता है, केवल जो फोर्स होता है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। फ्लाई व्हील की बात करेंगे तो ये ऊर्जा भंडारण का काम करता है, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, ऊर्जा भंडारण का। वॉल्व मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो फ्यूल और जो गैस होता है इसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, फ्यूल और जो गैस होता है इसकी जो प्रवाह होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है वॉल्व मैकेनिज्म। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन पावर साइकिल इन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में एक पावर साइकिल को पूरा करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर, रेवोल्यूशन की आवश्यकता होती है। हाफ रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 8 रेवोल्यूशन। यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में। ठीक है, एक पावर पूरा करने के लिए। तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, इनमें 4 स्ट्रोक होता है। कौन कौन सा, पहला होता है यहाँ पे सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा क्या होता है यहाँ पर, पावर, चौथा होता है एग्जॉस्ट। ठीक है। ईच स्ट्रोक की बात करेंगे, प्रत्येक स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितना घूमता है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री प्रत्येक स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट घूमता है वो 180 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे टोटल इस तरीके से कितना हो जाएगा, 720। तो यहाँ पर इससे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे 2 चक्कर लगेगा। 720 कहने का मतलब 360 का 2 चक्कर लगेगा। तो यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे रेवोल्यूशन होगा तो यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये केवल एक स्ट्रोक में। 1 रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 2 स्ट्रोक में। 4 रेवोल्यूशन जो है ये 8 स्ट्रोक में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, इन अ 2 स्ट्रोक इंजन हाउ मेनी रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर रेवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। हाफ रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, इस बार 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 स्ट्रोक में ही एक साइकिल पूरा हो जाता है। 2 स्ट्रोक में ही यहाँ पर एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 180 इंटू 2, 360, तो मतलब एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा, एक रिवोल्यूशन लगेगा। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 रिवोल्यूशन में ही यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक जो है वो जनरेट हो जाएगा, किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन अ 2 स्ट्रोक इंजन इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल वाल्व्स। 2 स्ट्रोक इंजन में मैकेनिकल वाल्व्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किन घटकों का उपयोग किया जाता है। पुश रोड्स, पोर्ट्स, रॉकनर आर्म्स, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग। तो 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे जो इनकी बनावट होती है वो काफी सरल होता है। इसमें कोई वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता है। सिलेंडर की जो दीवार होती है उसमें ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट्स कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको वॉल्व मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर पोर्ट्स दिखाई देता है। ठीक है। ये जो है 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, पहला बात करेंगे इनलेट होता है, इनलेट पोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। तीसरा होता है ट्रांसफर।
पुश रोड क्या होता है, तो ये 4 स्ट्रोक वाले जितने इंजन होते हैं उसमें वाल्व ट्रेन का हिस्सा होता है। रॉकर्स आर्म्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व को खोलने का काम करता है। 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व को खोलने का काम करता है। फोर स्ट्रोक इंजन में ओपनिंग का काम करता है, वाल्व को ओपन करने का काम करता है। ठीक है। स्पार्क प्लग की बात करेंगे, स्पार्क प्लग क्या करता है, तो ये इग्निशन का काम करता है, इग्निशन का काम करता है। ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो ये ईंधन सप्लाई करने का काम करता है, जो फ्यूल होता है उसको सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैम शाफ्ट स्पीड टू क्रैंक शाफ्ट स्पीड इन अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में कैम शाफ्ट की जो गति है, क्रैंक शाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है, 2:1, 1:2, 1:1, 1:4, 4:1, कितना होता है। तो ये जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1:2 होता है। ठीक है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द थियोरेटिकल पावर आउटपुट रेशियो ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन कंपेयर्ड टू 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ द सेम साइज एंड स्पीड। समान आकार और गति वाले 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन का जो सैद्धांतिक पावर है आउटपुट, थियोरेटिकल पावर आउटपुट अनुपात कितना होता है, हाफ, इक्वल, डबल, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे डबल होता है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर बात करेंगे थियोरेटिकल पावर आउटपुट की रेशियो की, तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की कंपेयर करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ द सेम साइज की, तो इसका जो स्पीड होता है वो डबल होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग आउट बर्न एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर बाय फ्रेश इनकमिंग चार्ज इज कॉल्ड। ताजी आने वाली जो हवा, ताजी आने वाली चार्ज हवा प्लस ईंधन मिश्रण द्वारा इंजन सिलेंडर में जली हुई निकास गैसों को बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है, एटोमिजेशन, स्केवेंजिंग, कार्बोरेशन, सुपरचार्जिंग, टर्बुलेंस। क्या कहलाता है यहाँ पे, जो ताजा आने वाला जो चार्ज होता है हवा प्लस ईंधन का मिश्रण होता है, इंजन सिलेंडर में जलने के बाद जो निकासी होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, गैस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है। तो यहां पर इसको समझेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन में ट्रांसफर पोर्ट, जो ट्रांसफर पोर्ट होता है, ट्रांसफर पोर्ट, यहां से जो चार्ज आता है, चार्ज चार्ज क्या होता है, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर। ये जो सिलेंडर के अंदर जो जला हुआ गैस होता है उसको धकेल कर निकास पोर्ट, जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, अभी हम लोगों ने देखा था 3 पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट, यहां से जो जला हुआ गैस है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, तो ये स्क्वेंजिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ट्रांसफर पोर्ट है, यहाँ से नया चार्ज आता है, चार्ज क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, और जो जला हुआ जो सिलेंडर के अंदर गैस होता है, चार्ज होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो पूरा प्रक्रिया ये क्या कहलाता है, तो ये स्क्वेंजिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द 4 स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबसन आईसी इंजन। 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन के 4 स्ट्रोक का सही क्रम क्या है, कंप्रेशन, सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, सक्शन पहले, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, पावर होता है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट, सक्शन, पावर, कंप्रेशन। क्या देखने को मिलता है, क्या है इसका सही क्रम 4 स्ट्रोक इंजन में। तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सक्शन, दूसरा में क्या आता है, कंप्रेशन, तीसरा में पावर, चौथा में एग्जॉस्ट। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन व्हाट इंटर द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में अंदर क्या प्रवेश करता है, मिक्सचर ऑफ डीजल एंड एयर, प्योर एयर ओनली, प्योर डीजल ओनली, एयर एंड इंजन ऑयल, एग्जॉस्ट गैस एंड एयर। तो
तो यहाँ पे सिर्फ प्योर एयर, ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिलेंडर में जो सक्शन स्ट्रोक में जो इंटर करता है वो होता है प्योर एयर ओनली, ठीक है। और पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता, पेट्रोल इंजन में तो यहाँ पर एयर प्लस फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरिंग विच स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन डू बोथ द इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स कंप्लीटली क्लोज। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के किस स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व जो और एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों पूरी तरह क्लोज होते हैं, बंद होते हैं? सक्शन स्ट्रोक ओनली, कंप्रेशन स्ट्रोक ओनली, कंप्रेशन एंड पावर स्ट्रोक के टाइम पे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक ओनली, सक्शन एंड पावर स्ट्रोक्स। तो कौन सा यहाँ पर स्ट्रोक होता है जब इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये दोनों ही क्लोज होता है? तो जब यहाँ पर सिलेंडर में कंप्रेशन हो रहा होता है और पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तब यहाँ पे जो इनलेट वाल्व होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है ये कंप्लीटली बंद होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन इज जनरली। 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन की तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी सामान्यतः कैसी होती है? लोअर, हायर, सेम, जीरो, अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक का जो तापीय दक्षता है थर्मल एफिशिएंसी है ये हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूनिवर्सली यूज्ड इन 2 स्ट्रोक स्मॉल पेट्रोल इंजन्स लाइक स्कूटर एंड लॉन मूवर्स। 2 स्ट्रोक छोटे पेट्रोल इंजन जैसे कि स्कूटर हो गया, मोवर में सर्वव्यापी रूप से किस प्रकार की स्नेहन प्रणाली जो लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है? फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश सिस्टम, पेट्रोल मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम। तो 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है फोर्स फीड सिस्टम ये किस में देखने को मिलता है? तो 4 स्ट्रोक का जो भारी इंजन होता है, 4 स्ट्रोक का भारी इंजन। और स्प्लैश सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा? तो ये भी 4 स्ट्रोक में, किसमें? छोटे इंजन में। ड्राई सम्प सिस्टम की बात करेंगे तो ये किसमें देखने को मिलता है? तो रेसिंग कार में, रेसिंग कार्स में। और ऑप्शन नंबर ई जो ग्रेविटी फीड सिस्टम है ये क्या है? तो ये ईंधन की बहने की विधि है, लुब्रिकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन द क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स एट 2000 आरपीएम, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कैमशाफ्ट। यदि 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर 2000 आरपीएम की गति से घूम रही है तो कैमशाफ्ट की गति स्पीड कितनी होती है? 4000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 500 आरपीएम, 8000 आरपीएम। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो कैमशाफ्ट की जो गति होती है उसकी आधी होती है कैमशाफ्ट की गति, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट की गति से आधी होती है किसकी? कैमशाफ्ट की गति। तो यहाँ पर इसका 2000 है तो कैमशाफ्ट आपसे पूछा जा रहा है तो वो कितना होगा? 1000 आरपीएम। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे इन अ 4 स्ट्रोक इंजन द टोटल डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल 4 स्ट्रोक इज। 4 स्ट्रोक इंजन में एक पूर्ण चक्र 4 स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट के घूमने का कुल कोण जो है डिग्री ऑफ रोटेशन है वो कितना होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, 900 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री, 180 डिग्री प्रत्येक स्ट्रोक में। तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 इंटू 4, टोटल कितना हुआ? 720 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। वही अगर 2 स्ट्रोक में पूछा रहता, यहाँ पे 4 स्ट्रोक का है ये, और वही यहाँ पे 2 स्ट्रोक साइकिल का पूछता तो क्या बताते आप? यहाँ पर 180 इंटू 2 होता 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम कॉल्ड इज इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में कुल सिलेंडर आयतन, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम और क्लियरेंस आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो, स्वेप्ट रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो।
तो ये स्विफ्ट रेशियो कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंप्रेशन रेशियो रेंज फॉर अ डीजल इंजन यूज्ड इन ट्रैक्टर। ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन का मानक संपीड़न अनुपात जो है कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 4:1 से लेके 6:1, 6:1 से लेके 10:1, 14:1 से लेके 22:1, 25:1 से लेके 30:1, 2:1 से लेके 4:1। कितना होता है यहाँ पे डीजल इंजन का जो मानक कंप्रेशन रेशियो है वो कितना होता है ट्रैक्टर में? तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है, एक है डीजल इंजन का और एक है आपका पेट्रोल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन का कितना होता है? तो ये 1 से लेके 22:1। पेट्रोल की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 6 से लेके 10। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 4 पूरे स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व जो है कितनी बार खुलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, हाफ टाइम, 3 टाइम्स। तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे जब सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक, केवल उसी टाइम यहाँ पर इनलेट वाल्व खुलता है इनटेक के लिए। इनटेक वाल्व जो होता है ये खुलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच स्ट्रोक ऑफ एन आईसी इंजन इज ऑल्सो नॉन एज द वर्किंग स्ट्रोक। आईसी इंजन के किस स्ट्रोक को वर्किंग स्ट्रोक भी कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, स्क्वेंजिंग स्ट्रोक। तो ये जो है पावर स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पावर स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में बात करेंगे तो पावर स्ट्रोक जो इंजन है यही एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसी में यहाँ पर ईंधन के जलने से ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होता है जो कि पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है, बॉटम डेड सेंटर के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील इन एन आईसी इंजन। आईसी इंजन में फ्लाई व्हील जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, टू स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड सप्लाई इट्स ड्यूरिंग नॉन पावर स्ट्रोक, टू मिक्स फ्यूल एंड एयर, टू कूल द इंजन सिलेंडर, टू इंजेक्ट फ्यूल एट अ हाई प्रेशर। तो फ्लाई व्हील का काम होता है यहाँ पर स्टोर करना, किसको? एनर्जी को, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। और यहाँ पर जब सप्लाई करना कब? जब नॉन पावर स्ट्रोक हो तब यहाँ पे सप्लाई करना। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू द एयर इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ अ डीजल इंजन। डीजल इंजन के कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर की हवा के साथ क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज while pressure decrease, both temperature and pressure increase significantly, temperature remains constant, pressure remains constant। तो यहाँ पर क्या होता है डीजल इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर हवा होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन अ डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फ्यूल प्रेशर टू अ वेरी हाई लेवल बिफोर सेंडिंग इट टू द इंजेक्टर। डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम में इंजेक्टर में भेजने से पहले डीजल का दबाव जो प्रेशर होता है को अत्यधिक उच्च स्तर पर बढ़ाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? फ्यूल टैंक, फ्यूल लिफ्ट पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP, फ्यूल फिल्टर ओवरफ्लो वाल्व। तो यहाँ पर डीजल इंजन में बात करेंगे तो ईंधन को यहाँ पर बिना स्पार्क प्लग के केवल गर्म हवा के दबाव से ही जलाना होता है। इसीलिए यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन पंप जो FIP है डीजल के प्रेशर को बढ़ाकर कितना लग जाता है? तो 100 से 200 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे अधिक ले जाया जाता है, तभी यहाँ पर जो है गर्म धुआं से ही यहाँ पर कंबसन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर बबल्स फ्रॉम द डीजल फ्यूल लाइन्स कॉल्ड। डीजल फ्यूल लाइन में फंसी हुई जो एयर पॉकेट को बाहर निकालने की प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? तो ये फ्यूल ब्लीडिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल ब्लीडिंग। कार्बोरेशन को हम लोगों ने देखा था, ये क्या होता है? तो हवा और पेट्रोल मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बोरेशन कहलाता है। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है? तो पेट्रोल इंजन में। एटमाइजेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है?
तो डीजल को बारीक बूंद में तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमम कूलेंट ऑपरेशन टेम्परेचर रेंज फॉर अ वाटर कूल्ड ट्रैक्टर इंजन। एक वाटर कूल्ड ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलेंट का सर्वोत्तम कार्यशील तापमान ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, 80 से 90, 110 से 120, 140 से 150, कितना होना चाहिए? तो वाटर कूल्ड ट्रैक्टर इंजन की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट यहाँ पर माना जाता है सुटेबल वो होता है 80 से 90। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री से फ़ारेनहाइट से 195 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे विच टाइप ऑफ एयर क्लीनर इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीमली डस्टी फील्ड कंडीशन। अत्यधिक धूल भरे खेतों में काम करने वाले कृषि ट्रैक्टरों में सामान्यतः किस प्रकार का एयर क्लीनर का उपयोग किया जाता है? ड्राई पेपर एलिमेंट टाइप एयर क्लीनर, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, गॉस टाइप फिल्टर, नो एयर क्लीनर इज यूज्ड। तो यहां पर जो क्लीनर यूज किया जाता है वो होता है ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई इज द कूलिंग फैन इन अ ट्रैक्टर इंजन माउंटेड डायरेक्टली बिहाइंड द रेडिएटर। ट्रैक्टर इंजन में कूलिंग फैन सीधे रेडिएटर के ठीक पीछे क्यों लगाया जाता है? टू पुश हॉट एयर इनटू द रेडिएटर, टू पुल एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू द रेडिएटर फिन्स फॉर इफेक्टिंग कूलिंग, टू कूल द ऑपरेटर्स लेग्स, टू रोटेट द क्रैंकशाफ्ट, टू क्लीन द इंजन बोनेट। तो यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू पुल एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको यहाँ पर पुल करने का काम करता है रेडिएटर फिन से और इफेक्टिव कूलिंग प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट कलर स्मोक इंडिकेट्स दैट एन आईसी इंजन इज बर्निंग एक्सेसिव ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इन द कंबसन चैम्बर। कौन से धुएं का रंग यह दर्शाता है कि आईसी इंजन के दहन कक्ष में अत्यधिक तेल इंजन ऑयल जल रहा है? ब्लैक स्मोक, व्हाइट स्मोक, ब्लूइश ग्रे स्मोक, येलो स्मोक, कलरलेस, इनविजिबल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा धुआं का रंग होता है जो कि ये बताने का काम करता है कि जो आईसी इंजन का जो दहन कक्ष है वो अत्यधिक इंजन ऑयल जल रहा है, वहां पे जो इंजन ऑयल है वो अत्यधिक जल रहा है। तो ये जो है ब्लू और ब्लूइश ग्रे स्मोक देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था फार्म पावर एंड मशीनरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला पार्ट था। यहाँ पर हम लोग 50 प्लस टोटल कितना यहाँ पे 52 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर 2 लेक्चर और है जो कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी का है और वीड साइंस का है। ये हमारे चैनल में अपलोड है। इस वीडियो को भी जाके कंप्लीटली देख लेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा आज। यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन कर आप जो है टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए।